Okay, everyone. Starting with chapter number 2 का unit number 3 that is supply. अब ये वाली यूनिट का वेटेज बहुत कम है। चैप्टर 2 में यूनिट 1 और यूनिट 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यूनिट तुम एकदम एंड में पढ़ सकते हो तो दिस इज वन ऑफ दोज यूनिट्स दैट इज सप्लाई। ओके, 0 से 2 नंबर तक का वेटेज आएगा, ज्यादा वेटेज रहेगा नहीं इसका एग्जाम में, क्योंकि अगर ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिमांड से तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ठीक है, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिमांड रादर देन फ्रॉम सप्लाई। एकदम छोटी सी यूनिट है, क्विकली कवर कर लेते हैं। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या अंतर है? जैसे डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का अंतर था, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज कोई कस्टमर या कंज्यूमर कितना एबल एंड विलिंग है टू परचेज, वो डिमांड था। लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की जो बात करता था वो क्वांटिटी डिमांडेड था। सेम थिंग अप्लाइज विद सप्लाई एज वेल एज क्वांटिटी सप्लाइड। अलग अलग प्राइसेस पे कितनी अलग अलग क्वांटिटीज एक सेलर एबल एंड विलिंग है टू ऑफर फॉर सेल। कृपया ध्यान दें, ऑफर फॉर सेल इज द टर्म, इट इज नॉट सेल, इट इज ऑफर फॉर सेल। मतलब अगर मैंने 10 लाख यूनिट बनाई है, उसमें से 8 लाख यूनिट में मार्केट में लेके जाती हूँ बेचने के लिए, और एक्चुअल में बिकती है 5 लाख, तो बताओ इसमें से सप्लाई कौन सा है? 8 लाख। ठीक है, दैट आई एम एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। तो 5 लाख क्या है? दैट इज एक्चुअल सेल। 5 लाख क्या है? एक्चुअल सेल है। ठीक है, तो एक्चुअल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई। व्हाट आई एम एबल एंड विलिंग टू सेल, दैट इज सप्लाई। तो 10 लाख क्या था? 10 लाख वॉज माई टोटल प्रोडक्शन, इतना मैंने टोटल प्रोड्यूस किया था। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो supply refers to quantities of a commodity or service that a seller is able and willing to sell, willing to offer for sale at different possible prices during a given period of time. लेकिन वहीं क्वांटिटी सप्लाई की बात करें तो वो क्या होता है? इट रेफर्स टू क्वांटिटी, क्वांटिटी किसकी? ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट a seller is able and willing to offer for sale at a particular price। एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करता है क्वांटिटी सप्लाई। क्वेश्चन फॉर यू, बताओ सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई कैसे कॉन्सेप्ट हैं? स्टॉक या फ्लो? These are flow concept। कृपया ध्यान दें, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो these will always be flow because stock is point of time concept। Am I clear? अब आ जाते हैं सप्लाई फंक्शन पे। सप्लाई फंक्शन मतलब क्या? It refers to all those factors which are going to affect what? सप्लाई। ऐसे सारे फैक्टर्स जो सप्लाई पे असर डाल सकते हैं वो बेसिकली कहलाएंगे सप्लाई फंक्शन। ठीक है, ओके। अब बताएं सबसे पहली चीज, जब एक फैक्टर पढ़ोगे तो बाकी सबको क्या माना जाता है इकोनॉमिक्स में? कांस्टेंट। हम एक साथ चार चीजें चेंज नहीं कर पाएंगे। व्हेन वी स्टडी वन, ऑल अदर्स आर अज्यूम्ड टू बी व्हाट? कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले पे आते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। बता, डोंट थिंक एज अ कस्टमर, थिंक एज अ सेलर नाउ, एज अ प्रोड्यूसर। किसी भी चीज की प्राइस बढ़ी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि कॉस्ट बढ़ने का नहीं बोल रही मैं क्या बोल रही हूँ? प्राइस बढ़ गई है, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एज ए सेलर तुमको मुनाफा ज्यादा हो रहा है, राइट? अगर मैं बोलती हूँ कि यार जो टेबल कुर्सी तुम बेचते हो ना उसका प्राइस बढ़ गया है, कॉस्ट नहीं बढ़ा तुम्हारे लिए, तो तुम ज्यादा बेचना चाहोगे क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ने लग गया है। ओके, तो हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, लोअर लोअर द प्राइस लोअर विल बी द सप्लाई। तो दैट इज वाई कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर है क्या? कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होता है? ऐसे गुड्स जहाँ पे एक ही प्राइस में चेंज हो और दूसरे के सप्लाई पे असर पड़े। फाइन, तो दो तरह के गुड्स तो होते हैं लेकिन यहाँ पे केवल एक ही कैटेगरी की बात की हुई है, दैट इज सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्स वाला केस जनरली सप्लाई के केस में नहीं समझाया गया है। ओके,
तो सब्स्टिट्यूट्स वो है जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज, दूसरा नाम क्या होता है सब्स्टिट्यूट का? ऑल्टरनेट गुड्स। क्या होता है? ऑल्टरनेट गुड्स। ठीक है, बताओ अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, प्राइस ऑफ बाय इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ गया, तो सप्लाई ऑफ एग्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, क्यों? मतलब कि अंडा पे भी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर प्राइस बढ़ती है गुड बाय की, फैंटा मिरिंडा दोनों बेचते हो तुम, ठीक है, फैंटा महंगी हो गई है, खरीदी भाव महंगा नहीं हुआ है भैया, वो नहीं बढ़ा है, प्राइस बढ़ी है। 40 रुपए की फैंटा 50 रुपए में बिकने लगी है, तो ऑफकोर्स एज अ सेलर तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो फैंटा बेचने में रादर देन मिरिंडा, तो तुम ज्यादा स्टॉकिंग किसका करोगे? फैंटा का। एम आई क्लियर? उसमें तुम्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा है क्योंकि। ओके, तो अगर प्राइस कम हो जाती है फैंटा की, तो मिरिंडा का सप्लाई बढ़ जाएगा। वो कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। दैट इज टेक्नोलॉजी। बताओ, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस्ड है तो ज्यादा सप्लाई, और बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्शन ही अफेक्टेड रहेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, दो चीज की होती है, एक तो टैक्स है और दूसरा सब्सिडी है। टैक्स जैसे कंपलसरी पेमेंट जो तुमको किसको करना पड़ता है? गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो बताओ अगर तुम्हारी कमोडिटी पे टैक्स ज्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, तो इसका सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई यार, तुमको ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। लेकिन वही अगर तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी देती है तुम्हारी कमोडिटी पे, सब्सिडी इज बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट, तो फिर यू विल सप्लाई मोर। बाय, बिकॉज आपके कॉस्ट कटिंग हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो टैक्स का नेगेटिव रिलेशन होता है विद सप्लाई एंड पॉजिटिव रिलेशन होता है विद सब्सिडी। ठीक है, फिर नेचर ऑफ कंपटीशन, किस तरह का कंपटीशन है? दो तरह की चीजों की बात होगी, पीसीएम एंड मोनोपोली। क्या 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 अंतर है दोनों में? मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर मार्केट और पीसीएम में ढेर सारे बायर्स एंड सेलर्स, किसमें ओवरऑल सप्लाई ज्यादा होगा? पीसीएम में, क्योंकि देयर आर वेरी लार्ज बायर्स एंड सेलर्स, तो ओवरऑल सप्लाई ज्यादा होगा। लेकिन मोनोपोली में एक ही सेलर है। रेलवे की हालत देखो ना, एक महीना पहले जब तक टिकट बुक नहीं करो तो टिकट्स नहीं मिलती है, बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो सप्लाई नहीं है ज्यादा। एम आई क्लियर? ठीक है, हमेशा तुमको वेट लिस्ट आरएसी फेस करना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज लिमिटेड ट्रेन है इन कंपैरिजन टू आवर डिमांड। एम आई क्लियर? ओके, प्राइस ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? प्राइस ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को किन किन चीजों से पे करते हो? लैंड को विद रेंट, लेबर को विद सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल को विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को विद प्रॉफिट। एम आई क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ अगर कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ गया यानी कि कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई यानी ज्यादा रेंट भरना पड़ रहा है, ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। कॉस्ट बढ़ी है बॉस, कॉस्ट, प्राइस नहीं। बताएं, सप्लाई कम हो जाएगा। जितने में बेच रहे थे ना अभी तक भी उतने में ही बेच रहे हो, लेकिन जितने में बना रहे थे उसकी कीमतें बढ़ चुकी है, तो अब सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे ही फैक्टर प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई हो जाएगा कम, और फैक्टर प्राइसेस जैसे ही कम हो जाएगी सप्लाई बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? नेगेटिव रिलेशन है बच्चा। नंबर ऑफ फर्म्स इज सिमिलर पॉइंट, नेचर ऑफ कंपटीशन से रिलेटेड ही है, मतलब सेम ही है इनसे। नंबर ऑफ सेलर्स या फर्म्स अगर ज्यादा है तो ओवरऑल सप्लाई ज्यादा, और नंबर ऑफ फर्म्स कम तो ओवरऑल सप्लाई कम। पॉजिटिव रिलेशन है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सब चीजों को तुम कांस्टेंट रखो, बाकी सब चीजें यानी क्या? बाकी सब फैक्टर्स, किसको छोड़ के?
प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स को क्या रखोगे? कांस्टेंट। अगर बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशन है? Positive relation. Mind it. The word here is not supply. The word here is quantity supplied. Am I clear? अब बताएं। प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल 0, 5, 15, 25। ठीक है। या 25 के यहाँ पे 35 भी हो सकता है। कौन से रेट पे बढ़ेगा ये किसी लॉ ने नहीं समझाया। ओके। तो 0, 5, 10, 15 होना जरूरी नहीं है। 11वीं कक्षा का ज्ञान नहीं है। ओके। ऐसा होना जरूरी नहीं है। एम आई क्लियर? 0 के बाद 5, 5 के बाद 15, 15 के बाद 35। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू मूव। फिक्स नहीं है पैटर्न। क्या यहाँ पे जीरो भी हो सकता है? जीरो हो सकता है क्या? एक पर्टिकुलर प्राइस पे क्या सेलर का सप्लाई जीरो हो सकता है? हाँ। अगर कोई पेन है, उसका प्राइस हो गया 1 रुपए, तुमको कॉस्टिंग ही बैठती है 1.5 रुपए। ठीक है। तुम 2 रुपए से कम में नहीं बेच पा रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल इन द मार्केट। कुछ नहीं बेचोगे अभी। उसका प्राइस गिर गिर के हो गया 1 रुपए का। नहीं बेचना चाहते तुम इस प्राइस पे, तो योर सप्लाई इज गोइंग टू बी व्हाट? जीरो एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। समझे? तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सप्लायर कुछ भी ना बेचे। ओके। ठीक है। सप्लाई कर्व कैसा स्लिपिंग ग्राफ होता है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? क्यों होता है अपवर्ड? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और उसके बाद है चेंज इन सप्लाई। बताएं, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होने की वजह से तुम्हारा सप्लाई ऊपर नीचे होता है, तो उसे क्या बोलते हो? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस चेंज होने की वजह से तुम सप्लाई चेंज कर रहे हो, लेकिन प्राइस चेंज हो ही नहीं है तुम्हारी कमोडिटी के। उसके बावजूद तुम्हारा सप्लाई क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसे क्या बोला जाएगा? चेंज इन सप्लाई। तो वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से जब सप्लाई ऊपर नीचे होता है तो उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है। ओके। अब बताएं। दो तरह की कैटेगरीज है, तुमने डिमांड में भी पढ़ी हुई है, सप्लाई में भी सेम ही कैटेगरी होती है। पहला क्या है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ। एक्सटेंशन ऑफ। एक्सटेंशन के साथ वर्ड क्वांटिटी सप्लाइड नहीं यूज हुआ है। इट इज नॉट क्वांटिटी सप्लाइड, इट इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड सप्लाई। ठीक है। और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड का पर्यायवाची क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अरे हाँ या ना? हाँ। तो बताएं, एक्सटेंड कब होगा सप्लाई? जब प्राइस बढ़ गई है। तो एक ही कारण है इसका, राइज एंड प्राइस। तो बेटा प्राइस अगर बढ़ती है तो मूवमेंट कहाँ होगा? अपवर्ड। जिस डायरेक्शन में प्राइस उस डायरेक्शन में मूवमेंट। ऐसा मैंने तुम्हें डिमांड में भी बोला, यहाँ पे भी बोल रही। ठीक है। तो देयर विल बी कैसा मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग व्हाट? सप्लाई कर्व। ठीक है। और अगर कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, तो क्यों हुआ होगा कंट्रैक्ट सप्लाई? ड्यू टू व्हाट? फॉल इन प्राइस। प्राइस कम होने की वजह से। और प्राइस कम होगी तो इट विल रिजल्ट इनटू कैसा मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। बच्चा जो भी नहीं बोल रहे उनको नींद आने लग जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू स्पीक। ठीक है। एवरीवन, एवरीवन विल हैव टू स्पीक। बोलोगे नहीं तो सोओगे, है ना? तो प्लीज बोलो। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज चेंज इन सप्लाई। दूसरे फैक्टर्स को
अगर चेंज करते हैं, प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स को चेंज करते हैं और उसकी वजह से सप्लाई चेंज होता है, तो उसे बोला जाता है चेंज इन सप्लाई। अब सुनो ना, कारण क्या? दो दो कैटेगरी है इसमें भी। क्या? इंक्रीज इन सप्लाई। बेटा यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई है, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं। ओके, तो इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई क्यों हुआ होगा? कारण क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी को छोड़कर सारे फैक्टर्स डालो। पहला कारण, सब्स्टिट्यूट की प्राइस। सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या हुई होगी? अगर कम हुई है तो तुम्हारे गुड का सप्लाई बढ़ जाएगा। सेकेंडली, अगर फैक्टर प्राइसेस कम हुई है तो भी तुम्हारे गुड का सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस्ट कम हुई है, प्राइस नहीं। ओके, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा सप्लाई। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा तो ओवरऑल सप्लाई ज्यादा। नेक्स्ट, टैक्स अगर कम तो सप्लाई ज्यादा। अगर सब्सिडीज ज्यादा तो भी आपका सप्लाई ज्यादा। और अगर ये सारे फैक्टर्स को तुम रिवर्स कर दोगे तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। अरे हाँ या ना? हाँ, बताएं। सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से कहाँ शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व? राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। और डिक्रीज होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। अरे हाँ या ना? वेरी, अगर तुमको समझ आया है तो अब मैं फैक्टर बोलूंगी, तुम बताना लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है ना? ओके, फैक्टर प्राइसेस कम हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट। फैक्टर प्राइसेस कम तो सप्लाई बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर टैक्स बढ़ गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सब्सिडी बढ़ गई, राइटवर्ड शिफ्ट। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गई, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ गई, तो इट विल रिजल्ट इनटू अपवर्ड मूवमेंट। वेरी गुड। अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम हो गए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट। हमारे गुड का सप्लाई बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हो गई, प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हो गई, डाउनवर्ड मूवमेंट। टैक्स कम हो गए, राइटवर्ड शिफ्ट। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज है, कितना चेंज है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या चेंज है वो देखा अभी हमने फैक्टर्स में, कितना चेंज है वो किस में देखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। तो इसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, अनलाइक डिमांड जिसमें चार कैटेगरी देखी है तुमने। ठीक है, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज विद अ चेंज इन प्राइस। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कितना तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड करेगा ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला परसेंटेज, ई एस इज द सिंबल फॉर दिस। और फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कौन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा ये फॉर्मूला परसेंटेज मेथड का है। किसका है? परसेंटेज मेथड। याद है, डिमांड में भी पढ़ा था। और एक और मेथड होता है, वो है आर्क मेथड। देर आर टू मेथड्स बेसिकली जिसके फॉर्मूले तुमको पता होने चाहिए। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैं माइनस साइन नहीं लगाऊं क्या फॉर्मूले में? क्यों नहीं लगाऊं यार? क्योंकि जनरली देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं आएगा। ओके, इसी को दूसरे तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू। डिमांड में भी सेम ही फॉर्मूला था। चेंज इन क्यू कैसे निकालते हैं? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। चेंज इन पी,
न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। पी क्या है? ओरिजिनल प्राइस। क्यू क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। अरे बोलो ना। ठीक है बस। क्यू यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, क्वांटिटी सप्लाइड है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके। आर्क मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ई एस इज इक्वल टू change in Q upon change in P into what? P1 plus P2 अपॉन में क्या? Q1 plus Q2। ओके। ठीक है बेटा, 5 डिग्रीज है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। सबसे पहली डिग्री, ये जो कर्व दिख रहा है कौन सा है? इस कर्व का शेप क्या है? हॉरिजॉन्टल बोलोगे क्या इसको? दिस इज वर्टिकल। इस ग्राफ को क्या बोला जाएगा? वर्टिकल या पैरेलल टू वाई एक्सिस। बताओ ये ग्राफ वर्टिकल कब बनेगा? क्वांटिटी फिक्स है या प्राइस फिक्स है? क्वांटिटी फिक्स है। तो अगर क्वांटिटी फिक्स होती है तो सप्लाई कैसा होगा? परफेक्टली inelastic। But a price is on y-axis and quantity supplied is on x-axis इस केस में। अरे राइट और नॉट? ठीक है। क्वांटिटी फिक्स है तो योर सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। आप कितना ही प्राइस को ऊपर नीचे कर लो, आपका सप्लाई चेंज ही नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट चेंज योर सप्लाई। तो ऐसा कब होगा? कौन से गुड्स में होगा? नहीं चेंज कर पा रहे तुम सप्लाई। जनरली वेरी बढ़िया, वेरी गुड। जनरली ऐसी चीजें हैं जिनका नेचुरल फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, या फिर नेसेसिटी वाली चीजें हैं। मेडिसिन का सप्लाई फिर भी चेंज हो सकता है बेटा, क्योंकि दीज कैन बी स्टोर्ड। ठीक है। लेकिन इफ आई से एग्रो कमोडिटीज, जिनका सप्लाई कहीं ना कहीं नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर नहीं है सप्लाई चावल का, अब कितने ही रेट बढ़ जाए, नहीं है प्रोडक्शन मार्केट में, नहीं बढ़ा सकते सप्लाई। ओके। मेडिसिन या ड्यूरेबल कमोडिटीज, कपड़े, जूते, इन सब का सप्लाई फिर भी कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्हें आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है। बट जनरली परफेक्टली inelastic will be supply of perishables, सब्जी, फ्रूट। ठीक है। जो जल्दी खराब हो जाएगी ना चीजें, उसको आपको एब्रप्टली सप्लाई करना ही पड़ेगा। आप उसको रोक नहीं सकते, स्टोर नहीं कर पा रहे हो। एग्रो कमोडिटीज, जिनका कहीं ना कहीं सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स। एम आई क्लियर? ठीक है। इनका जनरली परफेक्टली इनलास्टिक हो सकता है सप्लाई। क्लियर? अरे बोलो। हम्म। ये कैसा है यार? ये कैसा ग्राफ है? ग्राफ का शेप क्या है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। बताएं प्राइस कांस्टेंट है या सप्लाई? यहाँ पे प्राइस फिक्स हो गई है। प्राइस फिक्स हो गई और सप्लाई इंफिनिटी तक जा सकता है, कितना भी हो सकता है। तो ये कैसा सप्लाई? परफेक्टली, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। एम आई क्लियर? हाँ। अब बताएं, इस ग्राफ को अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, तो बताएं ये कैसा सप्लाई? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का शेप क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यानी कि अगर 10% से प्राइस बढ़ी तो तुम्हारा सप्लाई भी कितने से बढ़ रहा है? 10% से। बेटा यहाँ पे कैसा सप्लाई है? यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है। फिर बताएं, ये वाला सप्लाई शेप क्या है? शेप क्या शेप है ये? फर्स्ट वाला फ्लैटर। क्या शेप है ये? फ्लैटर। बताएं इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज या सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है? अगर प्राइस 5% से बढ़ी लेकिन तुम्हारा सप्लाई 10% से बढ़ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में यू हैव अ रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई ज्यादा चेंज हो रहा है ना, तो दैट इज इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक बोल लो, हाईली इलास्टिक बोल लो, या सिर्फ इलास्टिक बोल लो। ठीक है। ये कैसा ग्राफ है आज? प्राइस में 20% इंक्रीज है लेकिन सप्लाई 10% से ही बढ़ा है। प्राइस में 20% इंक्रीज है लेकिन सप्लाई 10% से ही बढ़ा है।
दिस इज स्टीपर डिमांड, सॉरी सप्लाई कर्व, और ये कैसी सप्लाई है? रिलेटिवली इनइलास्टिक है बेटा। रिलेटिवली, परफेक्टली शब्द नहीं लगाएंगे। तो मुझे क्विकली बता दो, अगर परफेक्टली इलास्टिक होता है सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक, तो डिग्री क्या होगी? वेरी गुड। ES will be equals to infinite। अगर यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी, ES will be equals to 1। अगर रिलेटिवली इनइलास्टिक है तो ES is लेस देन 1। तुम्हारा आंसर 1 से कम आएगा, ठीक है। फिर अगर फ्लैट है तुम्हारा कर्व, इलास्टिक सप्लाई, तो ES मोर देन 1 है यहाँ पे। और परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली, सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो ES will be equals to 0। क्वेश्चन ध्यान से ये देखना, जब भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो सप्लाई कैसा होता है? बेटा ये डायगोनल लाइन अगर तुम्हारी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो तुम्हारा सप्लाई कैसा है? ES will be equals to 1। अगर डायगोनल लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहां से स्टार्ट हो रही है, इसको एक्सटेंड करे तो एक्स एक्सिस से, तो तुम्हारा ES वुड बी लेस देन 1। लेकिन यही डायगोनल लाइन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम वाई एक्सिस, तो तुम्हारा सप्लाई वुड बी ग्रेटर देन 1। समझे क्या? क्लियर है बेटा? ये 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए, तुमको मिल जाएगा तुम्हारे स्कैनर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, सप्लाई के भी एक दो न्यूमेरिकल्स करने हैं क्या? करवा दो। कितने लोगों को करना है? Are you sure you don't want to? You are comfortable with the numericals? कर लोगे सप्लाई का न्यूमेरिकल? ओके। डिमांड से सेम सेम न्यूमेरिकल होएगा बेटा, सेम तरह से सॉल्व होता है एक्स का क्वेश्चन भी, जैसे डिमांड का करते थे। बस जो स्टार्टिंग में माइनस साइन होती थी ना फॉर्मूला में, बस वो नहीं लिखना है। कैलकुलेशन सेम तरह से होता है, न्यू माइनस ओल्ड करके ही चेंज निकाला जाता है, और वहां पे भी तुम प्लस माइनस साइन को कंसिडर करोगे न्यू माइनस ओल्ड निकालने में। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। आखिरी चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे असर पड़ेगा? सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ, तुम सेलर हो, किसी चीज को बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो तुम सप्लाई, तुम्हारा सप्लाई कैसा रहेगा? इफ यू हैव अ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, योर सप्लाई वुड बी इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो तुम जल्दी चेंज कर पाओगे सप्लाई, फाइनेंस अरेंज करने में टाइम नहीं लगता है। अरे 2-2 रुपए के पेन बनाते हो अगर तुम, कॉस्टिंग बहुत कम है तुम्हारी, तब तुम सप्लाई आसानी से चेंज कर सकते हो ना, तब तुम्हारा सप्लाई कैसा होगा? इलास्टिक। जो सप्लाई जल्दी चेंज हो सकता है वो इलास्टिक है, और जो सप्लाई जल्दी चेंज नहीं हो सकता वो कैसा होता है? इनइलास्टिक होता है। अरे हाँ या ना? हाँ। अब बताएं, कॉस्ट अगर ज्यादा है तो इट विल बी इनइलास्टिक बच्चा। फिर पीरियड ऑफ टाइम, अगर लॉन्ग टाइम है तो इलास्टिक, तुम्हारे पास बहुत लंबा टाइम है यार सप्लाई बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, यू कैन इजीली चेंज योर सप्लाई, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी इलास्टिक। लेकिन आई हैव गॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो सप्लाई विल बी इन इलास्टिक। कैसा होगा सप्लाई? इन इलास्टिक। एम आई क्लियर? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स अगर ज्यादा है तो फिर इलास्टिक। सप्लाई चेंज हो सकता है ना यार, जितने ज्यादा लोग हैं बेचने वाले, सप्लाई चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स अगर कम है तो कैसा होगा? इन इलास्टिक। बताओ, तुम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, तुम्हारे पास 10,000 यूनिट बनाने की मशीन है और उतनी पूरी बना ही रहे हो, तुम पूरी बना रहे हो, तुम अपना सप्लाई चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, यू आर वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, तुम अपना सप्लाई चेंज नहीं कर पाओगे अब आसानी से।
योर सप्लाई विल बी कैसा, inelastic. बट इफ यू आर नॉट वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, यार पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हो, 10,000 में से अभी 4,000 यूनिट ही बना देते हैं, सप्लाई चेंज कर सकते हो क्या? हाँ, तो सप्लाई ऐसे सिचुएशन में हो जाता है इलास्टिक. रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, तो इलास्टिक होगा सप्लाई. लेकिन यार आसानी से नहीं मिलता है जो रॉ मटेरियल तुम यूज करते हो, नॉट इजीली अवेलेबल, तो ये कैसा हो जाएगा, इन इलास्टिक. ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज विथ अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर के सब्स्टिट्यूट्स अगर इजीली अवेलेबल हैं तो इलास्टिक, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है इन इलास्टिक हो जाएगा. ठीक है, बताएं, अगर फैक्टर्स मोबाइल है, चेक छोड़ दिया सॉरी, स्टोरेज पॉसिबल है तो इलास्टिक, और स्टोरेज पॉसिबल नहीं है इन इलास्टिक. बताएं, फैक्टर्स आर मोबाइल, कैन मूव इजिली, फिर तुम आसानी से फैक्टर्स अरेंज कर सकते हो किसी भी एरिया में, इलास्टिक होगा सप्लाई. लेकिन अगर इजीली मूव नहीं करते हैं फैक्टर्स, तो जनरली कैसा होगा सप्लाई, इन इलास्टिक. लास्टली, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस. फ्यूचर में अगर तुम्हें लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो करंट सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, करंट सप्लाई हो जाएगा क्या सब. क्लियर है, ठीक है, ओके. हाँ, ये फैक्टर कुछ तो भी है क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की बात ही नहीं हुई है, इट इज मोर अ फैक्टर एंड लेस ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी. ओके, लास्ट वाला फैक्टर थोड़ा वियर्ड है, डाला हुआ है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं. फाइन, इसके साथ ये यूनिट और ये चैप्टर होते हैं खत्म.